कहानी अजीत डोभाल की। हम सब जासूसी दुनिया के बारे में बात करते हैं तो अमूमन ये होता है, मुझे लगता है आप सभी के साथ हुआ होगा कि कोई जासूस था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्या उसके किस्से थे, कैसी जासूसी की। ऐसे बड़े कम होते हैं कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो जासूस हमारे सामने, हमारे आसपास है। अजीत डोभाल उन्हीं में से एक है। हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। 37 साल पुलिस की नौकरी की, 7 साल लेकिन सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनी और 30 साल तक वो जासूसी ही करते रहे। इन 30 में भी 5 साल मैं हटाऊं तो शायद 20-25 साल तक अजीत डोभाल का चेहरा या पूरा नाम कोई जानता भी नहीं था, इसलिए कि उन्होंने हमेशा अपने आप को छुपा के रखा। और शायद ये मजबूरी भी है, क्योंकि जब आप जासूसी की दुनिया में होते हैं, आप जब जासूसी करते हैं तो आपको अपनी शख्सियत, अपनी असलियत, अपनी पहचान, अपना चेहरा सब छुपाना पड़ता है। अजीत डोभाल ने यही किया। अपने 37 साल की नौकरी में करीब 20 से 25 साल वो एक तरह से गुमनाम रहे। सरकारी हलके में जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो लोग ज़रूर जानते थे, लेकिन बाकी कोई नहीं जानता था, क्योंकि काम ही ऐसा था। शायद बहुत सारे ऐसे मिशन थे जो उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। इस 37 साल की अपने करियर में, जिसमें से 30 साल मैं जासूस की दुनिया में रखता हूँ, क्योंकि 7 साल उन्होंने सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनी थी। बहुत सारे भेष बदले, कभी मोची भी बने, कभी रिक्शा वाला बने, कभी नाम बदल कर, मज़हब बदल कर दूसरे मज़हब के भी बने, धर्म के बने, तो अलग अलग रूप धारण किया। डायरेक्ट आतंकवादियों के गढ़ में जाकर बातचीत की और ये भी मालूम था कि अगर पकड़े गए या सच्चाई पता चल गई तो जान जा सकती है, लेकिन ये सारा जोखिम उठाया, और जोखिम उठाने वाला ही हीरो होता है। तो ये सब कुछ किया। एक शायद अभी कसक रह गई है, कारनामे बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। दाऊद इब्राहिम को भारत वापस लाना, शायद ये भी पूरा हो चुका होता कुछ साल पहले, अगर अपनी ही पुलिस अजीत डोभाल को धोखा ना देती तो। वो कहानी आगे बताएंगे। अजीत डोभाल की ज़िंदगी में 3 दशक 70, 80 और 90, ये तीनों दशक सबसे इम्पोर्टेंट रहा, और इन 3 दशक में उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए जो हिंदुस्तान में जासूसी की दुनिया में बहुत कम लोगों ने किया है। आज भी आप उनको टीवी और बाकी जगह पर देखते होंगे। 75 साल की उम्र है इस वक्त, कहीं से नहीं लगते कि अजीत डोभाल 75 ईयर ओल्ड है। वैसी एक्टिव, वैसी ही चीज़ें। इस दौरान में अपने काम और कामयाबी की वजह से उनके बहुत सारे दुश्मन भी बने, उनकी अब सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा है। NSA भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, लेकिन उनको कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर का एक दर्जा भी मिला हुआ है, और अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एकदम भरोसेमंद। 20 जनवरी 1945, 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड में एक जगह है घिरी बनेलसियो। घिरी बनेलसियो आता है पौड़ी गढ़वाल में। यहीं पैदा हुए अजीत डोभाल। अजीत डोभाल के जो पिता थे GN डोभाल, बल्कि मेजर GN डोभाल, ये इंडियन आर्मी में थे। तो एक फौजी के घर में जन्म लिया और उसके बाद स्कूलिंग की, और फिर कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो अजमेर मिलिट्री स्कूल में गए, बल्कि स्कूल में वहीं गए, अजमेर मिलिट्री स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। अजमेर मिलिट्री स्कूल से निकलने के बाद इकोनॉमिक्स में MA करने के लिए ये आगरा यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, और आगरा से फिर ये मास्टर करते हैं। ये शायद 66 की बात थी, 1966। इकोनॉमिक्स में मास्टर करने के बाद 1967 में UPSC के एग्ज़ाम में बैठते हैं, और पहले अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर IPS बन जाते हैं। इनको जो होम कैडर मिलता है वो मिलता है केरल का। पैदाइश उत्तराखंड की, पढ़ाई राजस्थान में स्कूल की, कॉलेज की पढ़ाई यूपी में, और UPSC में कैडर केरल में। तो 4 स्टेट अभी तक इसी उम्र में वो अलग अलग देख चुके थे। इसके बाद केरल कैडर मिलता है, और केरल कैडर में वो पहुंचते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं ASP के तौर पर। ये इनकी पहली नौकरी थी पुलिस फोर्स में। 68 में ये IPS बने। ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग हुई। ज्वाइनिंग के लगभग 1.5 साल भी नहीं हुए थे कि 28 दिसंबर 1971 को एक केरल में कुन्नूर ज़िला है, और कुन्नूर ज़िले में एक इलाका आता है जिसका नाम है थलासेरी। थलासेरी में दंगा हो गया। दंगे में हिंदू मुस्लिम दोनों आमने सामने थे,
एक दूसरे को लूटपाट, घरों को लूट लिया, दुकानें लूट ली, माहौल बड़ा तनावपूर्ण था। और वहाँ पे उस वक्त जो पुलिस अफसर थे शायद उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तब करुणाकरन गृह मंत्री थे और अजीत डोभाल बिल्कुल एक यंग आईपीएस अफसर के तौर पे बहाली हुई और ये उनको अभी तक जो उन्होंने काम किया, थोड़े ही दिन में लोगों को, उनके साथियों को पता चल लगा था कि ये बड़ा दबंग इंसान है। तो जैसे ही ये थलासेरी में ये दंगा हुआ 28 दिसंबर 1971 को, करीब 2 दिन तक खूब लूटपाट हुई, कंट्रोल में हो नहीं रहा था। तब केरल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अजीत डोभाल एक यंग आईपीएस अफसर, इसको भेजते हैं इस इलाके में, और अजीत डोभाल को थलासेरी भेज दिया गया। अजीत डोभाल वहाँ पहुँचते हैं। पहला इनका मेजर और बड़ा टास्क था, ये दंगे के इलाके में बेखौफ घूमते हैं और सबसे पहले ये काम करते हैं कि लोगों को समझाकर और वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो इस दंगे के पीछे हैं, उन सबको उठा कर अंदर करते हैं और उसके बाद उनके ज़रिए पूछते हैं कि जो लूटा हुआ माल है दंगे में, जो लोगों ने लूटा है दुकानों और जिससे लोग गुस्से में थे, वो कहाँ है। उन माल की बरामदगी करवाते हैं और उन लोगों को, जिन जिन लोगों से ये माल लूटा गया था, जिनकी दुकानों से, जिनके घरों से, वो वापस वो सामान उनके घर में पहुंचाते हैं। ये सारी चीज़ें करने में 2 दिन का वक्त लगता है और 2 दिन में हालात एकदम कंट्रोल में आ जाता है, लोग शांत हो जाते हैं। अजीत डोभाल की पहली बार कामयाबी यहीं से शुरू हुई कि एकदम नए आईपीएस, और वो जाकर एक ऐसे हालात में 2 दिन में दोनों समुदाय के लोगों को समझाकर मामले को शांत करा देते हैं, उनके लूट के माल भी वापस दिलवा देते हैं और इसके बाद उनकी वाहवाही शुरू हो जाती है। इस काम का जिक्र केरल से लेकर दिल्ली तक होता है और इसी के बाद ये चूँकि 28 दिसंबर 71 की बात थी, जनवरी 1972 शुरू हो गया। इसके बाद उनको दिल्ली बुला लिया जाता है सेंट्रल सर्विसेज के लिए। जिस तरीके से दंगे को हैंडल किया, दिल्ली आने के बाद इन्हें फिर खुफिया ब्यूरो यानी आईबी में डिपुटेशन पे भेज दिया जाता है। यहाँ से इनके जासूस बनने की कहानी शुरू होती है। पुलिस में थे लेकिन उसके बाद दिल्ली भेजा गया इनके कारनामे की वजह से जो इन्होंने दिखाया केरल में उस दंगे वाले इलाके में। और अजीत डोभाल का शौक भी वो था कि जासूसी की दुनिया में एक तरह से कदम रखना। 1972 में दिल्ली आने के बाद आईबी में इनकी पोस्टिंग होती है। कुछ दिन तक ये दिल्ली में रहते हैं, डेस्क वर्क देखते हैं और फिर उसी दौरान में 70s में मिज़ोरम में अचानक कुछ हलचल हो गई थी। मिज़ोरम में कहानी ये हुई थी कि वहाँ पे जो मिज़ो नेशनल फ्रंट या मिज़ो नेशनल आर्मी, जिसके नेता थे लाल डेंगा, ये नाम आपने सुना होगा, तो लाल डेंगा ने एक मूवमेंट चला रखा था और वो ये था कि मिज़ोरम को भारत से अलग एक आज़ाद मुल्क या आज़ाद देश के तौर पे मान्यता दी जाए और मिज़ोरम भारत के साथ नहीं रहना चाहता था, वो एक आज़ाद देश के तौर पर रहना चाहता था। और इसी वजह से लाल डेंगा की अगुवाई में मिज़ो नेशनल फ्रंट, मिज़ो नेशनल आर्मी ने वहाँ पे बाकायदा खून खराबा कर रखा था। पूरी एक तरह से जो भी भारतीय सरकार के समर्थक, वो उन सब के दुश्मन, और वहाँ पे खून खराबा चल रहा था और ये बड़ी नाजुक हालत थी कि मिज़ोरम हिंदुस्तान के हाथ से कैसे जा सकता है। तभी वहाँ पे एक बड़े आईपीएस अफसर का कत्ल हो जाता है। उस बड़े आईपीएस अफसर के कत्ल के बाद हालात थोड़े से और बिगड़ जाते हैं। अब ये था कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। आईबी में ये होता है कि कुछ लोगों को भेजा जाए, कुछ ऐसे आदमी को जो वहाँ पे जाए और इन चीज़ों का, हालात का जायज़ा ले, अंदर से खबर ले और इस मूवमेंट को कंट्रोल करे। लेकिन मिज़ोरम की हालत ख़राब थी, खून खराबा था। मिज़ो नेशनल फ्रंट, मिज़ो नेशनल आर्मी से लोग डरे हुए थे। आईपीएस अफसर का एक कत्ल हो गया था और उसी वक्त करीब कुछ महीने पहले या 1 साल पहले अजीत डोभाल की शादी हुई थी। वो दिल्ली में थे। अब ये हुआ कि आईबी में से किसी को भेजा जाए मिज़ोरम, कोई जाने को तैयार नहीं वहाँ के हालात को देखते हुए। अजीत डोभाल खुद आगे आते हैं जब उन्हें ये पता चलता है और कहते हैं कि मैं मिज़ोरम जाऊँगा। अब बाकी लोग कह रहे थे वहाँ के हालात ठीक नहीं है, तनावपूर्ण है, तुम्हारी अभी शादी हुई है, नहीं। उन्होंने कहा उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मिज़ोरम जाना है। और उसके बाद अजीत डोभाल को मिज़ोरम भेजा जाता है। अजीत डोभाल मिज़ोरम जाते हैं। 5 साल अब वो उनकी तैनाती मिज़ोरम में ही थी। वो वहाँ पे जाके ख़तरा पूरा था, लेकिन वो एक एक इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं
और फिर पता चलता है कि लाल डेंगा के 7 कमांडर हैं। उसने जो अपनी मिज़ो नेशनल आर्मी बना रखी थी, नेशनल फ्रंट और मिज़ो नेशनल आर्मी, तो 7 उसके कमांडर हैं। और इन 7 कमांडर की वजह से लाल डेंगा बहुत पावरफुल है और उन्हीं का दबदबा है मिज़ोरम में। धीरे धीरे करके इन 7 कमांडर के बारे में जानकारी जुटाई, उनके बारे में और उनके हथियार, उनके फोर्सेस, सबके बारे में। कई बार खतरे का भी सामना हुआ, पकड़े जाने का भी था। लेकिन इसके बाद अजीत डोभाल उन कमांडर तक पहुँचे और एक एक कर आखिर में उन 7 कमांडर में से 6 कमांडर को अपने साथ मिला लिया कि देखो, बातचीत करते हैं भारत सरकार के साथ, भारत में अगर विलय होगा आपकी हर चीज़ मिलेगी जो आपकी डिमांड है, सिवाय इसके कि आप अलग देश, और अलग देश बनाओगे तो उसका क्या नुकसान होगा, ये सारी चीज़ें। 7 में से 6 कमांडर के दिमाग में ये बात आ गई। उनके दिमाग में आने के बाद पहली बार 1976 में भारत सरकार और लाल डेंगा की पार्टी के बीच में एक बैठक हुई, पीस टॉक। इस पीस टॉक में लाल डेंगा को ये बता दिया गया कि देखो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि जिन 7 कमांडर के बलबूते पे तुम मिज़ोरम में इस तरह का एक आतंकवाद जैसा माहौल पैदा कर रहे हो, उनमें से 6 मिल चुके हैं। और उन 6 के 6 को अजीत डोभाल ने अपनी चालाकी और अपने दिमाग की वजह से लाल डेंगा से अलग कर दिया। लाल डेंगा के पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसके बाद फिर लाल डेंगा को भारत सरकार के साथ समझौता करना पड़ा। मिज़ो नेशनल फ्रंट, मिज़ो नेशनल आर्मी, ये सारी चीज़ें भारत से अलग होने की बात अलग हो गई। मिज़ो भारत का हिस्सा बना और फिर चुनाव हुआ। लाल डेंगा हालांकि मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन मिज़ोरम को भारत में विलय कराने का और इस पूरे मूवमेंट को ख़त्म कराने का ये बड़ा ऑपरेशन था जो अजीत डोभाल की दिमाग की वजह से कामयाब रहा। और इस मिज़ो टेंशन को दूर कराने के लिए वो पहले ऐसे पुलिस अफसर थे जिन्हें प्रेसिडेंट मेडल मिला। आमतौर पे पुलिस सर्विस में 15, 14, 12 साल से कम नौकरी से पहले नहीं मिलती, और तब इनको 8 साल ही हुए थे और 8 साल में राष्ट्रपति पदक मिला, बल्कि पुलिस मेडल मिला। तो एक बड़ी कामयाबी थी। मिज़ोरम का मसला हल हो गया, अजीत डोभाल का वहाँ पे काम पूरा हो गया। अब इसके बाद उन्हें वहाँ से सिक्किम भेजा गया। रखा नॉर्थ ईस्ट में ही गया, क्योंकि अब इतने टाइम तक काफ़ी कुछ हासिल कर लिया था, काफ़ी कुछ जानकारी ले ली थी, और इसीलिए अब वो सिक्किम गए। और सिक्किम में भी सेम सिचुएशन था। सिक्किम में भारत विरोधी गतिविधियाँ, सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसमें ये था कि कैसे क्या किया जाए। सिक्किम में जाने के बाद सिक्किम में भी जो इस तरह के अलगाववादी गुट थे और बाकी चीज़ें थी, वहाँ पे अपना इनपुट तैयार किया, वहाँ उनके बीच में गए, उनसे इन्फॉर्मेशन ली, और ये सारी चीज़ें कराने के बाद सिक्किम का भी मसला हल कराया। और उसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है अजीत डोभाल को। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। इसी दौरान में एक सिक्किम से निकलने के बाद 70s का एंड आ रहा था, चूँकि इधर 76 में पीस वॉर्स हुआ, उधर आपका मिज़ोरम का मसला हल हो गया, फिर सिक्किम का मसला हल हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट में जो सारा टेंशन था वो लगभग शांति की तरफ बढ़ गया। तो अब नॉर्थ ईस्ट में उधर कोई काम बचा नहीं था। और इसी दौरान में 80s में अब सारा कुछ फोकस आ गया पंजाब पर। पंजाब में आतंकवाद बढ़ गया। पंजाब में खालिस्तान समर्थक वो अपनी आवाज़ उठा रहे थे। जनरल सिंह भिंडरा वाले, उनकी अलग बातें होने लगी। और इसी दौरान में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार हो जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार में, हालांकि ये रिकॉर्ड पे कहीं नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान चूँकि स्वर्ण मंदिर के अंदर कब्जा था पूरा, तो उसके अंदर की जानकारी और वो कैसे लेना, उस वक्त अजीत डोभाल ने काफ़ी अहम इनपुट दिए, जिसकी वजह से भारतीय सेना को उसमें काफ़ी मदद मिली। लेकिन वो 84 ब्लू स्टार नहीं, बल्कि अजीत डोभाल के जिस कारनामे के लिए उनको याद किया जाता है, वो इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के 4 साल के बाद, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में हुआ था, 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ इसी स्वर्ण मंदिर में। खालिस्तान समर्थक कुछ लोगों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि अंदर में कितने लोग हैं, उनके पास क्या हथियार है, उनकी लोकेशन क्या, ये किसी को पता नहीं।
तब दिल्ली में ये कहा गया, अजीत डोभाल उस वक्त ऑपरेशनल उस ग्रुप के हेड थे आईबी में, कि अंदर की जानकारी कैसे लाई जाए। इसके बाद अजीत डोभाल अमृतसर पहुंचते हैं। अमृतसर में वो एक रिक्शा वाला बनते हैं और वो रिक्शा स्वर्ण मंदिर के इर्द गिर्द ही चलता रहता है। बाहर में फौज भी है, पुलिस भी है, लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि नहीं मालूम कितने लोग हैं, कितने हथियार हैं, क्या है। अब ये डेली रिक्शा घुमा रहे हैं, अंदर में भी बाहर पे सारी नज़रें हैं। तो खालिस्तान समर्थक कुछ जो अंदर लोग थे उनको शक हो जाता है अजीत डोभाल पे कि क्योंकि पंजाब में और बाकी जगहों पे जो रिक्शे वाले होते हैं आमतौर पे सब लोकल, आप जो ट्रैवल करते हैं, जो रिक्शे पे जाते हैं, वो पहचान जाते हैं। उनमें से एक को डाउट हुआ कि ये लोकल नहीं है और ये नया है, ये पुराना भी नहीं है रिक्शा वाला। तो होता है कि कहीं ये भेस में जासूस ना हो आईबी का उसका, तो उनको शक भी हुआ। अब लेकिन बाहर रिक्शा घुमाकर खाली इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकाली जा सकती थी जब तक अंदर नहीं जाए। अजीत डोभाल रिस्क लेते हैं और वही रिक्शे वाले के भेस में वो स्वर्ण मंदिर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वहाँ उनको जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था अंदर, वो पकड़ लेते हैं। इसके बाद पूछताछ होती है। अजीत डोभाल उन लोगों को यकीन दिलाते हैं कि मैं आईएसआई का एजेंट हूँ, पाकिस्तान से हूँ, मुस्लिम हूँ और आपकी मदद करने के लिए आया हूँ भारत सरकार के इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़। वो मानते नहीं हैं लेकिन कंटिन्यू अजीत डोभाल उनको कन्विंस करते हैं और आखिर में वो कन्विंस हो भी जाते हैं। इसके बाद अजीत डोभाल अंदर की सारी चीज़ें देखते हैं, कौन कहाँ पे है, उनके स्नाइपर कहाँ पे हैं, उनके हथियार कितने हैं, और बाहर आकर ये जानकारी शेयर करते हैं। जिसके बाद उन्हीं की इस इन्फॉर्मेशन के बाद अंदर ऑपरेशन शुरू होता है और फिर खाली कराया जाता है और उन लोगों को बाहर निकाला जाता है। तो एक रिक्शा वाला बनकर इस ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कामयाबी का एक सेहरा बहुत बड़ा भी अजीत डोभाल को जाता है। और इस काम के लिए, इस जो स्वर्ण मंदिर में हुआ था, पहली बार सेना के जवानों के अलावा किसी आम शख्स या पुलिस अफसर को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। अजीत डोभाल हिंदुस्तान के पहले ऐसे पुलिस अफसर हैं जो सेना में नहीं है और ये सेना के जवानों को ही मेडल दिया जाता है, कीर्ति चक्र, उनकी बहादुरी और उनके उसके लिए। लेकिन वो देश के पहले पुलिस अफसर थे जिनको ऑपरेशन ब्लैक थंडर की कामयाबी के लिए और उनके इस योगदान के लिए, जो एक रिक्शा वाला बनकर उन्होंने जिस तरीके से सारी जानकारी उठाई, उसके लिए उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया। और ये 1988 में ही दिया गया था, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। हालांकि अजीत डोभाल ने कभी भी रिकॉर्ड पे ये चीज़ इसको मना किया कि थंडरबोल्ट क्या है, मैं अंदर गया रिक्शा वाला, कभी नहीं माना उन्होंने। हो सकता है इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो जासूस होते हैं वो अपनी चीज़ों को आम नहीं करते। अपने पूरे करियर में उन्होंने जो सिर्फ एक चीज़ मानी है, जो रिकॉर्ड पे है, जो उन्होंने टीवी पे अभी भी है, इंटरव्यू में कहा था। इन सारी चीज़ों के बीच में रहते हुए दो जगह पे वो एक राजनयिक के तौर पे भी उन्होंने काम किया एम्बेसी में, एक पाकिस्तान और एक इंग्लैंड। वो लंदन में थे इंडियन एम्बेसी में और पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी थे। पाकिस्तान में 7 साल काम किया, लेकिन उसमें से कुछ वक्त कहते हैं कि 5-6 साल एम्बेसी में थे, लेकिन कुछ वक्त एक जासूस के तौर पे भी उन्होंने काम किया। और इस जासूसी के दौरान वो लाहौर भी पहुंचे और वहीं का एक जिक्र है कि एक बार अजीत डोभाल लाहौर में गुजर रहे थे। जब वो गुजर रहे थे तो लाहौर में एक बहुत मशहूर किसी औलिया बाबा की मज़ार थी। वो उस मज़ार के पास से जब जाने लगे तो एक बुज़ुर्ग आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी थी, वो अजीत डोभाल के पास आता है और धीरे से कहता है कि तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल चौंक जाते हैं, कहते नहीं मैं मुस्लिम हूँ। तो नहीं तुम हिंदू हो? तो बोला कि कैसे आप? तो बुजुर्ग कहता है कि तुम्हारा कान छिदा हुआ है और ये हिंदू ही छिदवाते हैं, मुस्लिम नहीं। अजीत डोभाल को कुछ समझ में आता है, इससे पहले बोला आओ मेरे साथ। उसके बाद वो उस औलिया के मज़ार से 2-3 गली अंदर ले गया, एक छोटे से घर में, एक छोटे से कमरे में अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद बोला कि तुम हिंदू हो? बोले नहीं मैं नहीं हूँ। फिर बोला ये कान जो छिदा हुआ है इससे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं पहले था लेकिन बाद में कन्वर्ट हो गया, मैं हिंदू था लेकिन इस्लाम कबूल कर लिया। बोले नहीं तुम कन्वर्ट भी नहीं हुए हो,
तो अजीत डोभाल परेशान कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे मालूम। तब उसने बताया, कमरे के अंदर ले ही गया था, एक अलमारी खोली और उसने दिखाया सामने गणेश जी और एक और भगवान की मूर्ति, और उसने कहा कि मैं खुद हिंदू हूँ, मेरे परिवार को मार डाला गया, मैं यहाँ पे बचा हुआ हूँ, लेकिन अब मैं ऐसे ही, मुझे सब लोग यहाँ पे एक इस औलिया के मज़ार का एक मुअज़्ज़िज़ बाबा मानते हैं और मैं इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम बनकर ही रह रहा हूँ। तो उसने कहा कि सिर्फ तुम्हारे कान छीदे होने की वजह से मैंने पहचान लिया। तब अजीत डोभाल ने बाद में इसका जिक्र किया कि उत्तराखंड के जिस इलाके से आते हैं, उस ज़माने में 45 में इनकी पैदाइश हुई थी, उस ज़माने में लड़कियों के अलावा लड़कों के भी कान छेदे जाते थे। ये पहाड़ में कुछ जगहों पे ऐसा है। तो उन्होंने कहा बाद में मैंने, हाँ, उस बुजुर्ग ने फिर ये कहा कि तुम इसकी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, इसको बंद करा लो, नहीं तो तुम मुश्किल में आ जाओगे। तो ये एक उसका जिक्र किया था। तो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के अंदर जासूसी की, वहाँ पे एम्बेसी में रहा है। और आप उनकी पूरी बातचीत देखें, उर्दू ज़ुबान, तलफ़्फ़ुज़, प्रोनाउंसिएशन, कोई पकड़ ही नहीं सकता है कि ये अजीत डोभाल है। कोई भी मोहम्मद डोभाल मान सकता है, अगर मोहम्मद के साथ डोभाल कोई नाम हो तो आप पकड़ ही नहीं सकते पूरी ज़ुबान और भाषा से। तो ये जाहिर सी बात है पूरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था उनके। तो पाकिस्तान से रहने के बाद पंजाब का मसला फिर हल हुआ 70s में, नॉर्थ ईस्ट 80s में पंजाब, अब पंजाब भी शांत हो गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, इसके अलावा ब्लैक थंडर के बाद 90s में अब अचानक, बल्कि 80s के एंड में और 90s के बिगिनिंग में अब कश्मीर में जो है वो हालात बिगड़ने शुरू हो गए, कश्मीर में टेररिज्म बढ़ने लगा। तो अब अजीत डोभाल का अगला टास्क होता है कि आप कश्मीर जाइए। ये कश्मीर जाते हैं डायरेक्ट। उस वक्त कश्मीर में ये था कि पाकिस्तान जो है लगातार स्पॉन्सर कर रहा था और उसने ये कहा था कश्मीर के अलग अलग नौजवानों को कि तुम एक काम करो, तुम हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बस लड़ाई लड़ो, खून बहाओ, आर्मी पे अटैक करो, पुलिस को मारो, हम तुम्हें पैसे देंगे और उसके बाद जब तुम्हारा थोड़ा सा ताकत बढ़ जाएगी तो फिर हम आकर तुम्हें आज़ाद करा लेंगे। ये पट्टी पढ़ाई थी पाकिस्तान में। उसी वजह से, पाकिस्तान की वजह से टेररिज्म बढ़ रहा था 90 के दशक में। अजीत डोभाल अब कश्मीर पहुंचते हैं। सबसे पहले वो उन लोगों को पता करते हैं जो लोग पाकिस्तान के बहकावे में आकर टेररिज्म कर रहे हैं, और सब कश्मीरी थे उसमें से ज़्यादातर। उनमें से कुछ लोगों का वो ब्रेन वॉश करना शुरू करते हैं, कहते हैं कि देखो पाकिस्तान तुम्हें उल्लू बना रहा है, तुम बातचीत के टेबल पर आओ, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ चाहिए, भारत सरकार देने को तैयार है, फिर क्यों खून खराबा कर रहे हो और पाकिस्तान तुम्हारी क्या मदद कर लेगा। बहुत सारे लोगों को समझाया। उनमें से एक शख्स था कूका पारे। कूका पारे पाकिस्तान समर्थक एक आतंकवादी था और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, उसके गैंग में बहुत सारे उस वक्त आतंकवादी थे। अजीत डोभाल ने कूका पारे को टारगेट किया और कई मुलाकात के बाद उसको अपने साथ मिलाया, उसका ब्रेन वॉश किया और उसे फिर कहा कि ये सब गलत है, और कूका पारे तैयार हो गया। अपने 250 लोगों के साथ उसने पाकिस्तान के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। एक आतंकवादी जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, जाहिर सी बात उसके पास सारी सूचना इन्फॉर्मेशन, अब वही आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। 250 अपने साथियों के साथ पाकिस्तान इसे तिलमिला गया, और कूका पारे की इस आपस में मिलाने के बाद तब ये मुमकिन हो पाया। कश्मीर जो उस वक्त तक आतंक से झुलस रहा था, अजीत डोभाल ने जब ये सारा काम किया तो एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ता तैयार हुआ। 1996 में कश्मीर में चुनाव कराने का रास्ता तैयार हो गया और 1996 में इलेक्शन हुए विधानसभा के, जिसमें कूका पारे ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, शायद इख्वानुल मुस्लिमीन या किसी और नाम, अगर मैं सही हूँ तो, और चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता, एमएलए बन गया। लेकिन ये अजीत डोभाल की पूरी कोशिश थी। हालांकि 2003 में कूका पारे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होकर अब एक मुख्य धारा में आ गया था, चुनाव भी लड़ा, एमएलए बना, एक एम्बुश में, एक उसमें अटैक में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने उसे मार डाला, तो कूका पारे की मौत हो गई। लेकिन कश्मीर में टेररिस्ट के साथ घुसकर बातचीत करके जिस तरीके से ये सारी चीज़ें अजीत डोभाल ने की, वो भी एक बड़ी कामयाबी के तौर पे माना जाता है। तो 96 में इलेक्शन हो गया, सारी चीज़ें हो रही थी। अब इसी दौरान में 99 आ जाता है और 1999 में एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। IC-814 इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जो काठमांडू से दिल्ली आ रहा था, उस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें 189 पैसेंजर थे, क्रू मेंबर थे। और फिर उस प्लेन को पंजाब, देन
दुबई, लाहौर होते हुए आखिर में कांधार ले जाया जाता है। और कांधार में तब तालिबान की हुकूमत थी, तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा था। और इसके बाद वो लोग इस तमाम पैसेंजर की रिहाई के बदले में 100 आतंकवादियों को रिलीज़ करने की मांग करते हैं, जो हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद थे। और इनमें सबसे बड़ा था मौलाना मसूद अजहर। 3 लोगों को, जो उस वक्त की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी जी उस वक्त गृह मंत्री थे, तो ये 3 लोगों को एक टीम बनाई जाती है जो आतंकवादियों से बातचीत करे, नेगोशिएशन करे। उसमें एक अजीत डोभाल भी रखे गए थे। अजीत डोभाल उसमें शामिल थे और कहते हैं वो अजीत डोभाल ही थे जो 100 आतंकवादियों की रिहाई पे शर्तें शुरू हुई और आखिर में 3 आतंकवादियों के ऊपर शर्तें मनवाने के लिए वो तैयार कर दिया अजीत डोभाल ने। और फिर उन 3 आतंकवादियों को लेकर मौलाना मसूद अजहर और उसके साथ 2 और साथी, उनको कांधार में ले आके छोड़ा गया और बाकी के सारे जो पैसेंजर थे उनको बाहिफाजत हिंदुस्तान लाया गया। करीब 7 दिन का ये पूरा हाईजैकिंग का किस्सा चला था। एक सिर्फ रूपम कत्याल था जिसकी मौत हो गई थी, बाकी सारे पैसेंजर सही सलामत हिंदुस्तान लाए गए। और इस पूरे नेगोशिएशन के लिए भी अजीत डोभाल को एक बड़ा माना जाता है कि उनकी वजह से 100 आतंकवादियों से सिर्फ 3 तक बात आकर पहुंची थी। एक और उनकी लंबी जो कामयाबी की लिस्ट है, 1991 में खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने एक इंडिया में रोमानिया के एम्बेसडर लिविड राडू का किडनैप कर लिया था। और इसकी रिहाई के लिए उस वक्त फिर जिस तरीके से बातचीत हुई उसमें अजीत डोभाल शामिल थे, खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के टेररिस्ट और बाकी उनमें से घुसपैठ जो उनके अपने सारे वो थे नेटवर्क। और उसके बाद उन्हीं की बातचीत का ये नतीजा था कि आतंकवादियों ने रोमानिया के एम्बेसडर को रिलीज़ कर दिया सही सलामत, वरना बड़ा टेंशन था उस वक्त कि अगर कुछ हो गया तो भारत के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत थूथू होगी, बदनामी होगी। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इसी दौरान में एक और बहुत बड़ा एक कामयाबी मिल सकती थी अजीत डोभाल को। दाऊद इब्राहिम की बेटी की शादी जावेद मियादाद जो क्रिकेटर हैं उनके बेटे जुनैद के साथ होनी थी। और ये शादी जो है, इसका रिसेप्शन जो है वो दुबई में रखा गया था। दुबई में ग्रैंड हयात होटल है, वहाँ पर रिसेप्शन होना था। और उस शादी में ये पक्का था कि दाऊद इब्राहिम भी आएगा क्योंकि उसकी बेटी भी थी। तो ये प्लान किया गया कि क्यों ना उसी होटल में अपने कुछ लोगों को भेजकर दाऊद इब्राहिम का काम तमाम किया जाए। इसके लिए उस वक्त अजीत डोभाल, उन्होंने 2 लोगों से बात की जो छोटा राजन गैंग के शूटर हुआ करते थे। और दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बाकायदा मीटिंग हुई इस कमरे में। इत्तेफाक से इस पूरी, और इसमें पूरा था, उनको ट्रेनिंग दी गई, उनके पासपोर्ट तैयार, दुबई में उनके सारी बुकिंग तैयार, सब कुछ, बस जाना है दुबई में और उसके बाद जो भी प्लान था उसके हिसाब से दाऊद को मारना था। बहुत ही खुफिया ऑपरेशन था ये। लेकिन इत्तेफाक से कुछ कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम के बहुत सारे पेरोल पे पुलिस वाले भी काम करते हैं मुंबई में, ये पुराना इल्ज़ाम है। तो कहीं ना कहीं से किसी डिपार्टमेंट से ये खबर लीक हो गई और ये खबर दाऊद के ज़रिए कहते हैं कि मुंबई पुलिस तक पहुंच गई। मुंबई पुलिस की एक टीम एंड टाइम पे उस 5 स्टार होटल में पहुंचती है जहां पे उन दोनों शूटरों को अजीत डोभाल ब्रीफिंग दे रहे थे बहैसियत एक IB अफसर के। वो समझाते रहेगा कि ये बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन मुंबई पुलिस की टीम मानी नहीं क्योंकि उनको उन दोनों शूटर की तलाश थी दूसरे बड़े केसेस में। और वो उन दोनों को मुंबई की पुलिस जो है वो अपने साथ ले गई वापस मुंबई। और इस तरीके से ऐन वक्त पे ये जो पूरा ऑपरेशन था दाऊद को मारने का होटल ग्रैंड हयात में दुबई में, वो नाकाम रह गया। जिसका हालांकि इसको रिकॉर्ड पे आज भी अजीत डोभाल मानते नहीं हैं। उनसे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि ऐसा सा था आप, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो उस वक्त टीवी पे फुटबॉल मैच देख रहा था जिस दिन की आप बात कर रहे हैं। हालांकि ये फैक्ट है कि दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में ये पूरी मीटिंग हुई थी और ये सब कुछ होना था, लेकिन खैर नहीं हुआ। जिस IB में लगभग 30 साल एक जासूस की तरह उन्होंने काम किया, आखिर में उसी IB में उनको उस IB का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है डायरेक्टर का, वो पोस्ट दिया गया और वो IB डायरेक्टर रहे। IB डायरेक्टर रहते हुए 2004 में इनको IB डायरेक्टर बनाया गया था। 2005 जनवरी 2005 में
ये रिटायर हो गया अभी के डायरेक्टर पद से। 68 में सर्विस ज्वाइन की, 2005 में रिटायर हुआ है अभी डायरेक्टर से, मतलब 37 ईयर इन्होंने काम किया, जिसमें सिर्फ 7 साल से भी थोड़ा कम ही पुलिस के लिए काम किया, पुलिस की वर्दी पहनी। 30 साल सिर्फ जासूसी की। 96 तक तो कोई जानता भी नहीं था कि अजीत डोभाल का चेहरा और ये कैसा, क्योंकि ये जासूसी जिस तरीके से करते थे, अगर ये स्वर्ण मंदिर में घुस गए हैं एक रिक्शा वाला बनकर, तो उनका अगर चेहरा अखबार और टीवी में आता है तो फिर तो वो पकड़े जाएंगे। उसी तरह चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो मिज़ोरम में हो, सिक्किम में हो, पाकिस्तान में हो, तो हमेशा अपने आप को एक जासूस के तौर पे इन्होंने छुपा के रखा। कांधार हाईजैकिंग के बाद अजीत डोभाल का चेहरा पहली बार प्रमुखता से सामने आना शुरू हुआ था। 2005 जनवरी में रिटायर होने के बाद अजीत डोभाल ने फिर इंडियन सुरक्षा और बाकी चीज़ों पे लिखना शुरू किया, और पेपर में आर्टिकल लिखते थे, कॉलम लिखते थे, अलग अलग अखबारों में किताबें लिखी, और इसी तरीके से 4 साल बिताए। फिर 4 साल के बाद 2009 में इन्होंने एक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन खोला, और उसके ये डायरेक्टर। ये सारी चीज़ें चलती रही। इसी दौरान में फिर सत्ता पलटा। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और अजीत डोभाल को 30 मई 2014 को NSA बनाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये 5वें NSA हैं देश के। एक्चुअली 1998 में जब इंडिया ने सेकेंड परमाणु टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु बम परीक्षण, पहला इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था। तो उस टेस्ट के बाद ये डर था कि अमेरिका समेत बाकी लोग हिंदुस्तान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। तो विदेश, दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष और उन लोगों को समझाने के लिए तब 1998 में एक नया संगठन बनाया गया था, मतलब सरकार के अंदर, और वो था सिक्योरिटी काउंसिल। तो उसमें कई लोग थे जिनके काम ये था, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि आप विदेश के लोगों को कन्विंस करें कि हमारा ये परमाणु परीक्षण है सेकंड, ये गलत इरादे से नहीं है, ना पड़ोसी को धमकाने के लिए, ये हमारे अपने विकास या अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने भी बना रखा था। तो बाद में उसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को फिर NSA कर दिया गया। तो 1998 में एक्चुअली इसका जन्म हुआ, तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो 5वें एडवाइज़र जो बने वो अजीत डोभाल बने 2014 में, 30 मई। उसके बाद सेकेंड टर्म आया, 19 में चुनाव हुआ, फिर उसके बाद भी अजीत डोभाल को ही बनाया गया। लेकिन सेकेंड टर्म में जब उनको बनाया गया तब फिर उनका कद और पद दोनों बड़ा किया गया, क्योंकि उसके बाद उन्हें फिर कैबिनेट रैंक का, मिनिस्टर का वो दर्जा भी दिया गया। और उसकी वजह एक और थी जो सबसे इम्पोर्टेंट, उसकी वजह ये थी कि जिस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी भारत कर चुका है, लेकिन इस बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और जिस तरीके से एक ख़ास टाइम, अंधेरा उजाला होने से पहले, रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा, फिर इंटरनेशनल प्रेशर भी, फिर आपको ये भी देखना है कि बॉर्डर की लाइन क्या है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बॉर्डर को चीर कर निकल जाते हैं तो फिर वो युद्ध की कैटेगरी में आएगा। तो ये भी देखना है कि हमें ये बताना है कि हम वहाँ तक नहीं गए, तो उसके लिए फिर क्या है, तो टेररिस्ट का कैंप जहाँ पर है और वो POK में है, और POK वैसे ही विवादित है। तो इन सारी चीज़ों की प्लानिंग, हमला कैसे होना है, कौन सी टीम होगी, कितने बजे निकलना है, कहाँ से प्लेनें उड़ेंगी, इन सारी चीज़ों की रूपरेखा हालांकि सरकार के लेवल पे, आर्मी के लेवल पे सब लोगों ने बनाई, लेकिन कहते हैं इसके पीछे असली दिमाग अगर किसी एक शख्स का था तो अजीत डोभाल था। और अजीत डोभाल की वजह से ही, अजीत डोभाल थे, उनकी वजह से ही ये ऑपरेशन कामयाब रहा। हालांकि उसके बाद अपने अभिनंदन, गलती से उधर प्लेन गिरा और अभिनंदन पाकिस्तान के कब्ज़े में, और पाकिस्तान अभिनंदन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, इसकी भी एक पूरी रिपोर्ट आई है। अभिनंदन को छोड़ने के लिए भी जो दबाव बनाया गया, कहते हैं उसके पीछे अजीत डोभाल का ही दिमाग। उन्होंने सीधे पहले तो US के जो अपने साथी हैं उनको फ़ोन किया, उनके ज़रिए फिर पाकिस्तान में जो US के एम्बेसडर हैं उनके ज़रिए, और बताया कि अगर कुछ हो गया और नहीं छोड़ा तो फिर इंडिया जो है वो रिटेलिएट करेगा और उसका अंजाम बुरा होगा। कहते हैं कि इन चीज़ों को पाकिस्तान को समझाया गया। हालांकि पाकिस्तान और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने बाद में कहा कि हम गेस्चर के तौर पर छोड़ रहे हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो गेस्चर के तौर पर नहीं छोड़े गए थे, बल्कि
अजीत डोभाल का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था, प्रेशर में लिया गया था और तब जाकर ये चीज़ें हुई। एक ही है आखिरी में जो, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, अजीत डोभाल की एक बहुत बड़ी कामयाबी, आप लोगों ने बड़ी फिल्म भी देखी होगी उस पर, एक था टाइगर। ये रियल स्टोरी है कि 2014 में ISIS ने इराक पे लगभग पूरा कब्जा कर लिया था और ख़ास तौर पर तिक्रित, इरबिल और उसके बाद आखिर में मौसूल, इस पे ISIS का पूरा कब्जा था। उसी दौरान में तिक्रित में हमारी साउथ इंडिया की करीब 46 टोटल जो नर्सें थीं वो वहाँ पे हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तो तब तक तिक्रित पूरी तरह से ISIS के कब्जे में नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए एक दिन अचानक उसने तिक्रित पे भी कब्जा कर लिया और तिक्रित में जब उसने कब्जा किया तो ये हॉस्पिटल भी उसके अंडर में आ गया और उसके कई लोग ज़ख्मी थे जो उनका भी इलाज वहीं हो रहा था। तो वहाँ पे ये 46 नर्सें जो थीं ये फंस गई और अभी ISIS के चंगुल में थी और ISIS को पता चला कि ये तो इंडियन है। और आपको याद होगा ISIS शुरू से ही ब्रेन वॉश करके इंडिया के बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों को अपने शामिल करना चाहता था इस ग्रुप में और इंडिया को लेके उसका ये भी था कि इंडिया में कुछ बड़े ऑपरेशन करने हैं। तो उसे मौका मिल गया, 46 नर्स उसके हाथ में, वो कोई भी अब शर्तें रख सकता था। अब इधर साउथ में इन नर्सों की फैमिली वाले की परेशानी जायज़ थी, वाजिब थी, वो परेशान, सरकार पे दबाव कि उनको वापस लाया जाए। अब क्या करें, क्योंकि इराक में हालात ये कि इराकी सरकार भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं और इधर बगदादी लगातार मजबूत होता जा रहा है। ऐसे वक्त में भी जो एक शख्स सामने आया वो अजीत डोभाल थे। अजीत डोभाल बड़ी खामोशी के साथ जुलाई 2014 में इराक पहुंचते हैं। इराक जाने की उनकी खबर किसी को नहीं और ये तब की बात है, 30 मई 2014 को वो NSA बनते हैं, जून जुलाई, और 2 महीने के अंदर ये सिचुएशन सामने आ गई और 2 महीने के अंदर एक बड़ा ऑपरेशन है कि हमारी 46 नर्सें ISIS के कब्जे में हैं। अब अगर उनको कुछ हो गया तो पूरे देश में हंगामा हो जाएगा। अब इतना बड़ा ऑपरेशन कैसे क्या किया जाए, अजीत डोभाल पे तब भरोसा किया गया। अजीत डोभाल इराक पहुंचते हैं, इराक की जो गवर्नमेंट है उसके और उसकी जो मिलिट्री ऑफिशियल हैं उनके साथ वो टाई अप करते हैं, उसके ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर ये मैसेज दिया जाता है ISIS तक कि अगर इनमें से किसी को कुछ हुआ तो इराक से तो तुम लड़ रहे हो, लेकिन ये याद रखना कि फिर उसके बाद हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारा जो बाकी का प्लान है वो सब चौपट हो सकता है। कहते हैं ISIS को ये सारा जो मैसेज जिस तरीके से दिया गया, ISIS थोड़ा घबरा गया और कुछ डील की भी बात थी। इसके बाद ISIS ने इन 46 नर्सों को 5 जुलाई 2014 इरबिल में, एक इरबिल जगह जहाँ पे अपनी कॉन्सुलेट भी है, मैं जब इराक गया तो वहाँ जाने का मौका भी मिला था, तो इरबिल में 5 जुलाई 2014 को इन 46 नर्सों को ISIS के आतंकवादी ने कुर्दिश फोर्स जो है, वहाँ पे कुर्दिश भी लड़ाई लड़ती है, उनको सौंप दिया एक सुनसान जगह पे ले जाकर कि आप ले लो और इनको ले जाओ। जैसी ये खबर मिली, इरबिल में हमारी एक एयर इंडिया की फ़्लाइट पहुंची स्पेशल और उस एयर इंडिया की फ़्लाइट से इन 46 नर्सों को लेकर इंडिया कोच्चि लैंड किया और फिर उनके फैमिली के हवाले किया गया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। 46 नर्स जो कि ISIS के गढ़ में, उनको वहाँ से बाहिफाजत हिंदुस्तान लाना, इसका श्रेय, इसकी क्रेडिट भी जो है अजीत डोभाल जी को जाती है।